बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? आई एम होपिंग कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज, राइट? पिछले पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करने वाले हैं। ओके, सो एज यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। लेट्स get started with question number 11 now. All right, so here we go. A 25-watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometers. अगेन हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, हमें इसको पहले मीटर में लाना पड़ेगा, राइट? जैसे आप कोई ऐसी यूनिट देखो तो सबसे पहली चीज जो माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए वो क्या है कि यार इसको एसआई यूनिट्स में लेके आना है, ठीक है? कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है? कि जो वो बल्ब लाइट एमिट कर रहा है उसमें जो क्वांटा है वो पर सेकेंड में कितने क्वांटा जो है वो एमिट हो रहे हैं, हमें वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? बेसिकली अबाउट द फोटोन। तो यार हम एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, येस और नो? यस। कैसे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मैम, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है भाई? hc/λ होती है एनर्जी ऑफ one photon. Let's call it E. So we can say it is hc/λ. h यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट, c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा क्या है भाई? वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है, राइट? यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज 0.57 माइक्रोमीटर्स। एज डिस्कस्ड, क्या हम इसको ऐसे ही रहने देंगे? नहीं, it will become 0.57 into 10 raised to power minus 6 meters, right? 1 micrometer is equal to 10 raised to power minus 6 meters, right? तो चलो यार यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आपने एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल लिया। आपको h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, ठीक है? अब लेकिन जो हमारा बल्ब है जो कि 25 वॉट का है, इसका क्या मतलब है कि यार जो बल्ब है ना उसमें से जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है, राइट? इस बल्ब के फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो हमें कितनी गिवन है यार? 25 वॉट्स, राइट? करेक्ट है, 25 वॉट्स हमें गिवन है। इसका क्या मतलब है? दिस इज 25 जूल्स पर सेकेंड, है ना? दैट्स व्हाट यू कैन से। तो यार अगर एक फोटोन की एनर्जी E है जो अभी हमने यहाँ पे निकाली है, तो ऐसे कितने फोटॉन्स हो? सपोज मैं कह रही हूँ कि यार ऐसे n फोटॉन्स होने चाहिए जिनकी एनर्जी ये E निकल के आ जाए, है ना? E एनर्जी के कितने फोटॉन्स हो जो टोटल मिला के मुझे कितनी एनर्जी दे? 25 जूल्स पर सेकेंड, राइट? तो यहाँ से यार ये मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकती हूँ, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड जो कि मुझे निकालना है। ऑल्टरनेटिवली यार आपको पता है कि पावर बाय एनर्जी सेम बात है ना? पावर आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी? 25 वॉट्स, और एनर्जी आपने यहाँ से निकाली, ये देखो hc/λ से ही आपने एनर्जी निकाली है।
ये रही h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये रहा c और ये रहा लैम्डा। सही है, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है। ठीक है, पावर बाय एनर्जी करोगे आपको रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा मिल जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ देखो यार हमने पीछे भी की थी। सो यहाँ से ये n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई, दिस विल बी 25/E, जो ये एनर्जी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है hc/लैम्डा से। ठीक है, जल्दी से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी होनी चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, लेट्स सी। Electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to a radiation of wavelength 6800 angstrom. ठीक है, calculate the threshold frequency and work function of the metal. Now, यहाँ पे जो एक ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि यार वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं ना वो बिल्कुल ज़ीरो वेलोसिटी के हैं। तो यानी कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो जस्ट सफिशिएंट है कि वो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, है ना। सिर्फ ये एनर्जी जो है इस रेडिएशन की वो सिर्फ इतनी सक्षम है कि वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई वेलोसिटी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। करेक्ट है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि यार जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होगी वही यहाँ पे वर्क फंक्शन के इक्वल निकलेगा, राइट। इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, है ना। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी देखो तो भी यार आप बोल सकते हो कि सपोज आपने एच न्यू एनर्जी जो है वो रेडिएट करी, है ना, मेटल सरफेस पे डाली, तो क्या होगा इसके साथ, कुछ एनर्जी तो यार कंज्यूम हो जाएगी एज वर्क फंक्शन, है ना, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और अगर कोई बाकी की एनर्जी बचेगी तो वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, राइट। तो अब उसने बोला कि यार काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो ये देखो आप क्या बोलोगे कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वही वर्क फंक्शन के इक्वल है, तुम्हारा फाई नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमारा वर्क फंक्शन का फंडा समझ में आ गया हमें। यस मैम। अब यार थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वही फ्रीक्वेंसी होगी ना जो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ये जस्ट सफिशिएंट है, सेम लॉजिक, राइट। बिकॉज ये जस्ट सफिशिएंट है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा दे, है ना। तो योर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट आप बोल सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस न्यू को कैसे निकालें। आपके पास वेवलेंथ गिवन है बेटा, वेवलेंथ अगर गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, राइट। यू नो ऑलरेडी दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, विच इज इक्वल टू c, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सही बात है। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। तो यार आपको c की वैल्यू पता है, आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, तो यहाँ से न्यू कितना निकल के आ जाएगा, c/लैम्डा। लैम्डा मुझे यहाँ पे गिवन है 6800 एंगस्ट्रॉम। क्या हम इसको ऐसे ही रहने देंगे? नहीं, हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं रहने देंगे, हम इसको मीटर्स में लाएंगे। c की वैल्यू हमें किस में पता है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड में पता है ना। तो बेटा जो लैम्डा है वो भी मीटर में होना चाहिए, तभी देखो ना मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो न्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकेंड यानी कि हर्ट्स यानी कि SI यूनिट में आएगी। ठीक है भाई, ये मैं बार बार यार आपको बोलती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, नाउ दिस इज 6800 एंगस्ट्रॉम। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 6800 × 10⁻⁻10 मीटर। सही है भाई।
तो आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारी न्यू की वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, यही रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, यही थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और अगर आपके पास थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यही न्यू नॉट है तो बेटा वर्क फंक्शन कैसे निकाल सकते हो, एच न्यू नॉट। आप यहाँ पे इस न्यू की वैल्यू डालो और आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? जल्दी से एक बार देख लो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो भी आपको जस्ट समझाया है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज जीरो तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, यही किया हमने भी। ऑल्सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट सी बाय लैम्डा निकाला, हमने भी यही किया था, सी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू, सही है। वैल्यू आ गई तुम्हारी पर सेकेंड, अगेन किस में आई बेटा, यूनिट्स, एसआई यूनिट पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू न्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली, इसको यहाँ पे डाला और हमारा आंसर आ गया। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर बच्चे, जल्दी से देखिए, और अगर कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से देखिए। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है भाई ये, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level n is equal to 4 to energy level n is equal to 2. Okay, what is the color corresponding to this wavelength? All right, Rydberg constant की वैल्यू हमें यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में ऑलरेडी गिवन है, तो बच्चे आप कैसे करोगे, यू ऑलरेडी नो। अच्छा चलो, सबसे पहले अगर ये हैं हमारे एनर्जी लेवल्स, ठीक है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे आकर गिर रहा है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये बाल्मर रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है ना, फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, यानी कि वो एनर्जी लूज करेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी विल बी लॉस्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। अभी बात करते हैं फॉर्मूला की। आपको पता है कि यार जो वेव नंबर होता है दैट इज 1 बाय लैम्डा, इट इज इक्वल टू, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, राइट। n1 n2 क्या है बेटा, n1 है यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल और n2 होता है हमारा हायर एनर्जी लेवल, राइट। n1 इज लोअर एनर्जी लेवल, एंड n2 इज हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, सही है भाई। चाओ, सो वी हैव गॉट एवरीथिंग हियर। आपको वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ यहाँ से निकल जाएगी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है। n1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होगी, लोअर वाला जो है बेटा वो कौन सा है, 2 है ना, और n2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, है ना। तो चलो भाई, जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे मैम 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या गिवन है, 109678, राइट। 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय
4 का स्क्वायर, राइट, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 1/4 माइनस 1/16, राइट, 1/4 माइनस 1/16 कितना आ जाएगा बेटा, 3/16, ठीक है. सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू 10967 मल्टीप्लाइड बाय 3/16, है ना. दिस इज द वैल्यू 1/λ. मेक श्योर आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो आपको इसको रेसिप्रोकल इसका निकालना पड़ेगा. तो मुद्दे की बात है कि हमारे पास यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, है ना, वी कैन फाइंड आउट लैम्डा. लेकिन किस में आएगा लैम्डा बेटा, सेंटीमीटर में निकलेगा. अभी लैम्डा जो यहाँ से लैम्डा निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलने वाला है. सो मेक श्योर कि आप उसको मीटर में आप फाइनल आंसर दो, है ना. स्पेशली इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम आपको क्या करना है, SI यूनिट्स में अपना आंसर देना है. इज दैट क्लियर? आई थिंक सो. अच्छा चलो जल्दी से अभी अगर आप सोल्यूशन देखो, सेम वही चीज़ 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ठीक है भाई, इज दिस क्लियर? या ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप कर रहा है. इज दिस क्लियर? आई थिंक सो. जल्दी से देखिए, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है. ठीक है, सेम वही चीज़ 1/4 माइनस 1/16, आपने 12/64 3/16, राइट. इसको सॉल्व किया तो देखो यार आंसर अभी किस में आया है, लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आप 100 से डिवाइड करोगे. ठीक है भाई, आपको आंसर आ गया मीटर में. इज दैट क्लियर? बाल्मर रीजन की बात हो रही है. जो ये वेवलेंथ है बेटा ये पड़ती है अराउंड ब्लूइश ग्रीन, कुछ कलर इसका रहने वाला है. जल्दी से आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स सी हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज hydrogen atom if an electron occupies n is equal to 5 orbit. Compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन n is equal to 1 पे प्रेजेंट है और n is equal to 5 पे प्रेजेंट है, तो हमें कंपेयर करना है हमारा आंसर रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जी. अभी देखो, तुमको अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो यार वो किसके इक्वल होगी, जो उस स्टेट में अगर हम n इज इक्वल टू 5 की बात करें, उस इलेक्ट्रॉन की n इज इक्वल टू 5 पे जितनी एनर्जी है ना, अगर आप उतनी ही एनर्जी एक्सटर्नली उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दो तो आप उसको वहाँ से बाहर निकाल पाओगे, है ना. तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो हमें चाहिए, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट, है ना. बस आप साइन चेंज कर दोगे उसका, है, बिकॉज आप उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, तो जब आप एनर्जी की बात करते हो, सबको पता है जूल पर एटम में हमारी एनर्जी बेटा क्या होती है, जल्दी से बताओ, रिकॉल करो. इट इज -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18, -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर. अब क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स z की वैल्यू 1 है तो z स्क्वायर भी 1 हुआ, तो बचा क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ नीचे n स्क्वायर बचा. अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हो तो आप बोल सकते हो -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18
over n square. This is the energy of electron. This is what, इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको कोई confusion नहीं हो, है ना. This is the energy of electron. Clear है. तो अगर आपको n is equal to 5 पे इसकी एनर्जी निकालनी है तो बेटा वो क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी -2.18 into 10 raised to power -18 over n square. n is equal to 5, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25. करेक्ट है. दिस एनर्जी इज इन जूल पर एटम. ठीक है भाई, दिस इज इन जूल्स पर एटम. क्लियर है. आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी है. सो दिस इज बेसिकली E5. ये हमने क्या निकाला है, क्योंकि हम फिफ्थ स्टेट में बात कर रहे हैं तो दैट इज E5, राइट. दिस इज -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 बाई 25. ठीक है. तो बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो हमें इस इलेक्ट्रॉन को, से लेट्स कॉल इट IE5. सो इट विल बी सिंपली माइनस ऑफ दिस वैल्यू. माइनस माइनस विल बी प्लस, या फिर आप बोल सकते हो, अगर आप डेल्टा E बेसिकली आप निकाल रहे हो तो आप बोल सकते हो कि यार E इनफाइनाइट पे कितनी है, 0 है, माइनस दिस होल वैल्यू. तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, है ना. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यार जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी प्लस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 बाई 25 जूल्स पर एटम. क्योंकि आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी लेकिन इतनी हमें एक्सटर्नली देनी पड़ेगी, इसीलिए बेटा यार ये यहाँ प्लस साइन है. क्लियर है. अब सिमिलरली अगर आप IE1 निकालो तो बच्चे वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18. Z की भी वैल्यू 1 है, N की भी वैल्यू 1 है, तो Z स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, N स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, और Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 नहीं होगा 1 होगा, है ना. सो 1 बाय 1 इज अगेन 1. तो क्या हुई बेटा IE1, दैट विल बी फिर से प्लस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 जूल्स पर एटम, है ना. बाकी सब तो 1 1 है. क्लियर है. तो अब अगर आप IE5 और IE1 या IE1 बाय IE5 का रेशो निकालोगे तो वो कितना आएगा, 25 टाइम्स, है ना. आप क्या बोलोगे, इट इज 25 टाइम्स. ये देखो आपने जब IE1 बाय IE5 निकाला, ऑब्वियसली यार देखो ये वैल्यूज तो सेम ही थे ना, 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18, एक में 25 था जो आपका E5 वाली वैल्यू थी. तो यानी कि जो E आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, राइट. दिस इज n इज इक्वल टू 1. ठीक है. जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सपोज यहाँ पे घूम रहा है, ये स्टार. ठीक है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस इसको यहाँ पे बहुत तेज़ खींच रहा होगा अपनी तरफ, राइट. तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी 5, IE5 से उसको निकालना ईजी है ना. और अगर आप n इज इक्वल टू 1 पे बात करो तो 5 के कंपैरिजन में, n इज इक्वल टू 5 के कंपैरिजन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 25 टाइम्स ज़्यादा है. तो ये आपको क्या दर्शा रहा है कि n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल है ना. क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काम कर रहा होगा. इज दैट क्लियर? आई थिंक सो. ठीक है. ये देखो सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 5, वही किया इन्होंने भी. फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला और दोनों का रेशियो ले लिया. आई बिलीव दिस इज क्लियर. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. जल्दी से देखिए इसको. Let's look at the next question, which is question number 15 now. What is the maximum number of
emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n is equal to 6 drops to ground state. ठीक है, कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 1 पे आ जाए, है ना, n इज इक्वल टू 6 से कहाँ पे आके गिरे, n इज इक्वल टू 1 पे आके गिरे, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस. सबसे पहले यू हैव अ फॉर्मूला फॉर इट, राइट, एंड द फॉर्मूला सेज n इंटू n माइनस 1/2, है ना, वेर n इज कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से ड्रॉप हो रहा है ना. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास हमारी n की वैल्यू इस केस में 6 है. सो यू कैन से इट विल बी 6 इंटू 6 माइनस 1/2, 6 इंटू 6 माइनस 1/2, यानी कि 6 इंटू 5/2. 6 इंटू 5 इज 30, 30/2 इज 15, है ना. तो आपके पास जो मैक्सिमम एमिशन लाइंस आ सकती हैं वो कितनी हैं, 15. ये अभी हमने क्या निकाला है बेटा, ये अभी हमने एमिशन लाइंस निकाली है, राइट, ये अभी हमने एमिशन लाइंस निकाली हैं, 15 एमिशन लाइंस जो मैक्सिमम हमें मिल सकती हैं. कैसे, है ना, अभी ये नंबर आया कैसे, अगर यार आप इसको समझने की कोशिश करो तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 से 1 पे गिरेगा तो 5 लाइंस होंगी, है ना. फिर आप कह सकते हो 5 से 1 पे गिरेगा, 4 से 1 पे गिरेगा, 3 से 1 पे गिरेगा, 2 से 1 पे गिरेगा. देखो अगर आप देखने की कोशिश करो तो देखो कैसे लाइंस आएंगी, 6 से 5, 6 से 4, 6 to 3, 6 to 2 एंड 6 to 1, है ना. तो कितनी हो गई, 5 लाइंस हो गई. यहाँ पे सिमिलरली 4 लाइंस होंगी जब वो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 पे गिरेगा. सिमिलरली 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1, ठीक है. तो जब आप इनको ऐड करोगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितने निकल के आएंगे बेटा, दिस विल कम आउट टू बी 15 लाइंस. ठीक है भाई. सो दैट इज वाई दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो कि आपको मिल सकती हैं. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस. जूल पर एटम्स में हमें पता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² / n² जूल्स पर एटम. ठीक है. एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है यार, ये हमने किया है अभी पिछले किसी क्वेश्चन में, है ना. एंड सेकेंड इज कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट. अच्छा चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें नोट डाउन करके रखी हुई हैं जो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार जब भी बोहर्स मॉडल के बारे में बात हो देन दीज आर द थिंग्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम की हैं. पहला है रेडियस. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप कैसे निकालते हो, 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम. एक चीज़ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऐसी चीज़ है जो n² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है भाई, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस प्रिटी ऑब्वियस बढ़ेगा. लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n के हमेशा, है ना, इस केस में n के और इस केस में n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो हमेशा याद रखना रेडियस के केस में इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद n². ठीक है. वेलोसिटी की अगर बात करो तो इट इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड. इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो c/137. c यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. Te इज द टोटल एनर्जी, Pe इज द पोटेंशियल एनर्जी, Ke इज द काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहले अगर आप टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो आप 2 यूनिट्स में बात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में. ठीक है.
और जूल पर एटम में डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको डेटा कैसे गिवन है ना, आप अकॉर्डिंगली इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई, दिस इज -13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड दिस इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² / n². This is in joules per atom and this is the relationship between potential energy, total energy and kinetic energy. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है भाई, आई विल जस्ट स्टे एट वन साइड. आई होप इट्स डन. ओके, तो चलो, अगर तुम क्वेश्चन को देखने की बात करो, तुमसे पूछा गया है एनर्जी इन 5th ऑर्बिट. तो यार अभी देखो हमने एनर्जी निकाली ना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² / n². आप अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो z की वैल्यू 1 है, तो z² की भी वैल्यू 1 है. अब n कौन से नंबर के ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो? 5. तो दिस विल बिकम 25, राइट? n² विल बी 25. So your value will be -2.18 into 1² / 5². नीचे आ गया 25. जब आप इसको सॉल्व करोगे, this is the value that you are going to get for E5. ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट. दूसरी चीज बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना है? रेडियस ऑफ बोहर्स 5th ऑर्बिट. तो चलो यार इसको भी देख लेते हैं. अगर तुम इसको देखने की कोशिश करो, सो राइट नाउ वी हैव जस्ट टॉक्ड कि बेटा रेडियस क्या होता है? इट इज 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम्स, राइट? अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम्स में निकालने की बात करते हो तो दिस इज द वैल्यू. एंगस्ट्रॉम में निकल जाएगा तो मीटर में भी निकल जाएगा, है ना? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देना. So yeah, so we will get 0.529. Z is equal to 1 क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. We are talking about हाइड्रोजन एटम. Moreover, Bohr's model of atom सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है. यानी कि या तो आप हाइड्रोजन की बात करोगे, आप हीलियम के लिए नहीं निकालोगे, आप He+ के लिए, है ना? He+ अगर आपके पास है तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम के लिए नहीं ये वैलिड, Li2+ के लिए वैलिड है ना? हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड है. ठीक है भाई, लिथियम 2+ के लिए वैलिड है. ठीक है, बेरिलियम 3+ के लिए वैलिड है. तो इसीलिए हम Z के वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर सिर्फ हीलियम, सिर्फ लिथियम या सिर्फ बेरिलियम के लिए बात की जाए तो बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है. दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक, राइट? सो वेयर वर वी? तो यहाँ पे n² की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी है? 5 है. So your radius will become 0.529 into 25 angstroms, right? Angstrom में आप ये वैल्यू निकाल सकते हो. Just multiply it and you will get your answer for part number 2. Okay, here it is solved as well. 13.225 angstrom. Clear है? I think so. जल्दी से इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं. Let's look at question number 17. क्या कहता है भाई ये? Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. अच्छा, Balmer series सबसे पहले visible region होता है ना? जहाँ हमारा visible spectrum exist करता है. ठीक है, जब हम Balmer series की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा n = 2 पर आकर के गिरता है ना? सपोज अगर ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, से दीज आर आर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, दिस इज n = 1 2 3 4
5, 6. ओके, अब चाहे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी ड्रॉप हो रहा है, चाहे वो 6 से ड्रॉप हो रहा है तो भी वो 2 पर ही आकर गिरेगा. अगर हम बाल्मर सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, 5 से आके गिरेगा तो भी 2 पे गिरेगा, 4 से आके गिरेगा तो भी, 3 से आके गिरेगा तो भी. किस पे गिरेगा? हमेशा n इज इक्वल टू 2 पर आकर के गिरेगा. जब भी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? बाल्मर सीरीज के बारे में. ठीक है, और ये हमारा कौन सा रीजन होता है बेटा? दिस इज आर विजिबल रीजन. ठीक है, दिस इज बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा विजिबल रीजन होता है. जो हमारा बाल्मर रीजन होता है वो विजिबल रीजन होता है. अभी हमसे पूछा गया है कि वेव नंबर बताओ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन. ओके, सो हमें बाल्मर फॉर्मूला पता है, राइट? बाल्मर फॉर्मूला बच्चे क्या बोलता है? इफ वी लुक एट द बाल्मर फॉर्मूला, समझने की कोशिश करते हैं. क्या कहता है? वेव नंबर, जिसको आप न्यू बार से डिनोट करते हो, इट इज इनवर्स ऑफ बेसिकली वेवलेंथ, राइट? करेक्ट है. इट इज इक्वल टू RH, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, राइट? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. अभी हमने पीछे भी ये फॉर्मूला यूज किया था, राइट? n1 लोअर एनर्जी लेवल, n2 हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल. ठीक है ना, हमें लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, है ना? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन हमसे पूछा गया है. अगर लैम्डा की वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा न्यू बार है ना, जो हमारा वेव नंबर है वो क्या होना चाहिए? वो मिनिमम होना चाहिए. ऑफ कोर्स यार सीधा सीधा दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना. अगर लैम्डा की वैल्यू अपने मैक्सिमम पे है तो वेव नंबर की वैल्यू अपने मिनिमम पे है. ठीक है, तो बेसिकली ये न्यू बार जो इसके पूरे के इक्वल है, मैं चाहती हूँ कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो अपने मिनिमम पे हो, है ना? इस पूरे की वैल्यू जो निकल के आए वो अपने मिनिमम पे निकल के आए. अब यार जो RH है यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, इस बेचारे के तो नाम में ही लिखा है कि यार ये कांस्टेंट है, राइट? सो हियर दिस RH इज कांस्टेंट, राइट? इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है. बचा क्या? n1 और n2, है ना? n1 है लोअर एनर्जी लेवल और n2 है हायर एनर्जी लेवल. सही है. अब यार जो ये n1 है, क्योंकि मैं बाल्मर सीरीज की बात कर रही हूँ तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये तो n इज इक्वल टू 2 पर ही आके गिरने वाला है ना. तो यार यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि मैम इस n1 की वैल्यू तो जो है ना ये तो फिक्स है, ये तो 2 है, क्योंकि हम बाल्मर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं. मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकती. इकलौती चीज़ जो मैं जिसके हिसाब से मुझे बताना है कि यार ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये n2 बचा. क्या? सिर्फ और सिर्फ n2 है जो मेरे कंट्रोल में है ना. अब यार इस पूरे की वैल्यू अगर मैं मिनिमम पे लाना चाहती हूँ तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना कि इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा ट्रांजिट कहाँ से कहाँ होगा बेटा? 3 से 2 पे होगा, है ना. अगर इस n2 की वैल्यू मैं 3 कर दूँ सो बेसिकली दिस विल बिकम 1/4 माइनस 1/9. तो तभी तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो मिनिमम पे आएगी. तो n2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए. बस n2 की वैल्यू 3 डालो और तुम्हें न्यू बार की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज योर वेव नंबर जो आपको कैलकुलेट करना है. तो बस यहाँ पे आपको क्या डिसाइड करना था कि बेटा जो ट्रांजिट है वो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पर होगा, तभी आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन मिलेगी बाल्मर सीरीज की. क्लियर है? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेव नंबर निकाल लोगे. वेरी इजी. सही है. बाल्मर सीरीज देखो सब कुछ वही लिखा है जो आपको समझाया गया था. यहाँ ये देखो सॉल्व कर दिया. 1/4 माइनस 1/9.
9 माइनस 4/36, 5/36 बचा. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रिडबर्ग कांस्टेंट. फाइनल वैल्यू आपने निकाल ली. क्लियर है? आई थिंक सो. इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ थी ही नहीं, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ थी ही नहीं. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स. ठीक है यार, मेरे को एनर्जी जूल्स में बतानी है. टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, and what is the wavelength of light emitted when the electron returns to the ground state. तो मुझे क्या बताना है कि यार चलो एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं फिर से. ठीक है, बहुत एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं. 1 2 3 4 5. सही है. हमारे इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है. दिस इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ठीक है भाई. कॉरेस्पॉन्डिंगली इनकी एनर्जीज होंगे E1 E2 E3 E4 E5. सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब मैं चाहती हूँ कि हमें अपने इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 पे अगर शिफ्ट करना है ना, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. राइट, तो कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है. अब यार बड़ी ऑब्वियस सी बात है. सपोज अगर मैं बोलूँ E5 हायर एनर्जी लेवल है ना. सपोज अगर इसकी एनर्जी 10 है और इसकी एनर्जी से 2 है. ठीक है, तो मुझे और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको E5 पे शिफ्ट करने के लिए. यहाँ पे 2 तो है एनर्जी, है ना, तो 10 - 2 एनर्जी की मुझे ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर मैं बात करूँ तो 10 - 2 8 पैकेट्स मुझे और चाहिए. कुछ भी इसकी यूनिट है, मुझे 8 एनर्जी और चाहिए कि यार मैं इसको 5 पे ले जाऊँ. तो बेसिकली आपने क्या किया, आपको क्या करना है, E5 पे जो एनर्जी है वो निकालो, E1 पे जो एनर्जी है वो निकालो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो. इतनी एनर्जी की यार रिक्वायरमेंट है ना उसको E1 से E5 पे लेके जाने के लिए. तो देखो एनर्जी तुमको पता है यार, nth ऑर्बिट में जूल पर एटम में बताई थी अभी एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है. चलो भाई लगा लो, -13.6. चलो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, हमें चाहिए किसमें, जूल पर एटम में. सो दिस विल बी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n². राइट, ये भाई तुमको याद होना चाहिए, z²/n². क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो z² की भी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो सिर्फ बेसिकली बचेगा क्या, नीचे n² बचेगा, और ये है किसमें, जूल्स पर एटम में है. सही है भाई. तो चलो E1 निकाल लें फटाक से. E1 निकाल लेते हैं जी. सो E1 विल बी -2.18 इंटू 10⁻⁻18. n की वैल्यू 1 है तो n² की भी वैल्यू 1 है. तो यार आराम से ये वैल्यू निकल गई, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना. सिमिलरली जब आप E5 निकालोगे तो अगेन z² की वैल्यू 1 ही रहेगी, n की वैल्यू लेकिन 5 हो चुकी होगी, है ना, क्योंकि आप 5th ऑर्बिट की बात कर रहे हो. अगर n की वैल्यू 5 है तो n² की वैल्यू 25 हो जाएगी. सो दिस विल बिकम -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई 25. सही है. अब E5 माइनस E1 तुम इजीली कर सकते हो, है ना, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी. सही है, चलो देख ही लो यार इसको भी. ठीक है, ये देखो E1 आ गई एग्जैक्टली -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स. सही है. E5 आ गया कितना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 25. यही किया हमने. अब देखो डेल्टा E5 माइनस E1 सेम चीज़ हो रही है, सब्ट्रैक्ट तुम आराम से कर ही सकते हो. -2.18 इंटू 10⁻⁻18 को हमने ये ले लिया कॉमन, है ना, लिख लेते हैं इसको भी. ये तो हमने ले लिया यहाँ पे
कॉमन, ठीक है। तो बचा क्या, 1 माइनस 1/125 बचा। सिर्फ 1/125 नहीं बचा है ना, जब तुम इसको खोलोगे, जब तुम इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तभी तो ये निकल के आएगा ना कि 2.18। अच्छा, और एक और चीज, चलो इसको भी तुम ऐसे ही रखो, ठीक है। तो जब तुम इसको खोलोगे, देखो ये तभी तो निकल के आएगा ना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है भाई, क्लियर है? आई थिंक सो। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 1 माइनस 1/125 सिर्फ साइन के चलते हुआ है, जो ये माइनस साइन है इसके चलते। मुझे लगता है इतनी मैथ्स आप लगा लोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, तुमको मिल गई एनर्जी रिक्वायर्ड, सही है। अब तुम्हारे पास एनर्जी है तो क्या तुम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी थी या फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ निकालनी थी, राइट। चेक कर लेते हैं यार, 1 मिनट दो। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, है ना। अब तुम्हें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तुम्हारे पास डेल्टा ई है hc/λ कर, राइट, बिकॉज यू नो दैट डेल्टा ई, जो अभी हमने एनर्जी रिक्वायर्ड निकाली है ना, उसको 1 से 5 पे लेके जाने के लिए, दिस इज इक्वल टू hc/λ। हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की रिक्वायरमेंट है, तो यार ये लैम्डा आराम से निकल जाएगा hc/डेल्टा ई। सारे वैल्यूज डालो, प्लैंक्स कांस्टेंट देखो, ये रहा h, ये रहा c और ये रहा डेल्टा ई जो अभी हमने ऊपर निकाला है, क्लियर है। सारे वैल्यूज आपने क्योंकि किसमें रखे हैं, SI यूनिट्स में, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा ना बेटा वो मीटर में मिलेगा। अब आप इसको अपनी मन चाहे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो एंगस्ट्रॉम हो, नैनोमीटर हो, माइक्रोमीटर हो, पिकोमीटर हो, कुछ भी हो। अब आपके पास कोई चीज़ मीटर में, आप उसको दूसरे यूनिट में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी से इसको देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n², है ना। वैसे z²/n² हमने देखा, लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1, और अगर z की वैल्यू 1 है तो z² की भी वैल्यू 1 है, सही है। Calculate the energy required to remove an electron completely from n is equal to 2 orbit. Okay. What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? Okay. चलो यार, अगर सबसे सपोज सिंपलेस्ट मॉडल के हिसाब से देख लें, ठीक है। ये है सपोज न्यूक्लियस, ठीक है, n is equal to 1, n is equal to 2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको अगर आप कंप्लीटली निकालना चाहते हो तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। अगर इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी E है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर E है, उतनी ही एनर्जी अगर आपने एक्सटर्नली इसको दे दी, सेम वही डिस्कशन जो अभी हमने इसे थोड़ी देर पहले किया था, है ना। अगर आपने उतनी एनर्जी इसको एक्सटर्नली दे दी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल को छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। तो यार हमें सिंपली क्या करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट अगर हम देखें तो हमें पता है, चलो सबसे पहले En फिर से तुम्हें याद दिलाने के लिए ज़रा लिख दें, एनर्जी इन nth ऑर्बिट, है ना। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं भाई, जूल्स पर एटम में अगर हम बात करें तो इट विल बी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n²। हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू हो जाएगी 1। सेम वही चीज़ बहुत बार बता चुके हैं। हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, E2 अगर आप निकालोगे तो बच्चे वो क्या निकल के आएगा,
माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 2 है तो n स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, सो इट विल बी क्लियर है। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, है ना, दिस इज द एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट E2, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। हमें चाहिए कि उसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बेटा इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन, है ना, सो इट विल बी माइनस ऑफ माइनस दिस, है ना, दिस होल वैल्यू, सो बेसिकली दिस विल बिकम प्लस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4 जूल्स। इतनी एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। E इन्फिनिटी माइनस E2 वन एंड द सेम थिंग, है ना, बिकॉज इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास वो कितनी होगी, 0 होगी। तो ये देखो, ये फिर से जो है, जो अभी हमने किया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, क्लियर है। सो दिस विल कम आउट टू बी 5.45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है ना, वो आप निकाल सकते हो। अब आपके पास डेल्टा E आ गया, है ना, यू हैव दिस डेल्टा E की जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सो दिस डेल्टा E विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा ही निकालना है, राइट। सो यहाँ से आप बोलोगे कि मैम ये लैम्डा निकल के आ जाएगा एच सी बाय डेल्टा E, सॉरी एच सी बाय डेल्टा E, जो अभी हमने डेल्टा E की वैल्यू निकाल ली। H is Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule seconds. C is the speed of light 3 into 10 raised to power 8 meters per second. डेल्टा E की वैल्यू ऑलरेडी आपने जूल्स में निकाली है, तो अब आपके पास सब कुछ SI यूनिट में है, तो लैम्डा यहाँ पे किस यूनिट में आएगा बेटा, मीटर में निकल के आएगा। सही है, देख लो यार इसको भी, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी चाहिए। एग्जैक्टली वही चीज़ जो अभी आपको बताई, लेकिन हमसे किस में पूछा गया था, सेंटीमीटर में पूछा गया था। अब यार अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, क्या लगेगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात हो रही है बच्चे, वेरी इजी, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर। सो यू कैन से दैट मैम डी ब्रॉय वेवलेंथ इज Planck's constant over momentum. P is momentum, right? Momentum can also be written as product of mass and velocity. ठीक है? So we know the value of Planck's constant. We know this. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है, यस मैम, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kgs। सभी चीज़ें हम यहाँ पे कौन से यूनिट में रखेंगे, SI यूनिट में रखेंगे। तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है वो भी SI यूनिट यानी कि मीटर में निकल के आएगी, सही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वेलोसिटी हमें ये गिवन है, सारी चीज़ें पता है, सारी चीज़ें इस फॉर्मूला में डालो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है भाई, बहुत इजी, बहुत सिंपल। ये देखो सेम वही यहाँ का रखा है, H/mv, दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, सही है। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज इट इज विच इज गिवन टू यू। जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर डी ब्रॉय वेवलेंथ।
आई बिलीव इट्स क्लियर. जल्दी से देखिए. आई थिंक सो. इट्स अ यस. You are done. And thank you for watching. We have done question number 11 to 20 today. अगले सेशन में we will do 10 next questions. Till then, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, healthy रहो. See you in the next session. Till then, bye bye and all the best.